रातों रात आपकी स्किन इतना अच्छी हो सकती है, यस ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। ये शुरू से टेंडेंसी रही है हमारी कि हमें बाहर के जो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे दिखते हैं, चाहे वो स्किन प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रोडक्ट हो। और कार्स की बात करें तो कार्स की मुझे अच्छी लगती है, या फिर कोई भी चीज़ अगर हम बात करें, सोफ़ा की बात करें तो हमें अच्छा लगता है। तो ये हल्की सी एक टेंडेंसी है हमारी, है ना। मेरा ये मानना है कि अगर स्किन की बात करें तो कोई प्रोडक्ट या नया केमिकल नहीं होता किसी बाहर के इंडस्ट्री में। अगर मुझे नॉर्मली कुछ घर पे ही अगर ट्राई करना है नुस्खे या फिर कुछ भी बेस्ड ऑन माय स्किन टाइप, कुछ ऐसा है जिससे मैं समझ सकूं कि मेरा स्किन का टाइप क्या है? कि हमारा स्किन है वो 28 डेज से लेके 32 डेज के बीच में हमारा स्किन जनरल रिमूव होता ही होता है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि स्किन को थोड़ा एक्टिवली रिमूव करके हम स्किन को थोड़ा सा टर्न और बढ़ाए, जो कि अच्छा माना जाता है इन जनरल। ओके, तो वंस इन अ वीक एक आप स्क्रब ले सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्जिमेटिक स्किन? वो बड़े प्राउडली बोलते हैं मेरे पास में आके, डॉक्टर मैं 3 या 4 बार मैंने फेस वॉश करता हूँ और देखो मेरा स्किन ठीक है, बट फिर भी मेरे पिंपल नहीं जा रहे और मेरे स्किन में लगता है कि ज़्यादा रेडनेस हो गया है। तो एक तो पिंपल ज़्यादा वॉश करने से आपके नहीं जाने वाले। बार बार टर्म यूज़ करें हेल्दी स्किन, तो आपके हिसाब से एक हेल्दी स्किन एक्चुअल में होता क्या है, कैसा होता है? जबकि आपने बोल दिया है कि स्किन केयर ऐसे ऑनलाइन देख के नहीं लेना चाहिए, तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट इज द मिनिमम बेयर मिनिमम एक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए समबडी हु इज इन हिज और हर 30s में बी? मैं नॉर्मल सा एज ग्रुप लेके बात करती हूँ। क्या आप भी अपने स्किन को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्किन केयर में ऐड होना चाहिए, या फिर कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो एब्सोल्युटली अवॉइड करनी चाहिए? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर BL जांगिद। हाय डॉक्टर, वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम। सो डॉक्टर, आज का टॉपिक है स्किन हेल्थ, जो कि काफ़ी लोगों का बहुत क्वेरीज ऑलरेडी आ चुका है कि स्किन को कैसे अच्छा रख सके, ओवरनाइट कैसे इसको ग्लोइंग बना सके, मतलब ऐसा क्वेरीज आया है। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि ग्लास स्किन, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, वो एक्चुअली में कोई रियल टर्म है? ऐसा कुछ होता है कि ये सोशल मीडिया बनाया हुआ एक ट्रेंड ही है? राइट मैम, ग्लास स्किन नाम की कोई डायग्नोसिस नहीं होता है, न कोई ऐसा कोई मेडिकल टर्म है कि ये ग्लास स्किन होता है। ग्लास स्किन का मतलब ये होता है कि हमारा स्किन ज़्यादा शाइनी कर रहा हो, है ना। इन जनरल हमारे दिमाग में आता है कि ग्लास कैसे शाइन करता है, वैसे वैसे हमारा स्किन शाइन करना चाहिए। तो ग्लास स्किन बेसिकली स्किन के सुपरफिशियल कुछ लेयर्स को स्किन को ज़्यादा शाइन करने के लिए होता है। इसका टर्म ज़्यादा हेल्दी स्किन से भी नहीं होता है, आई एम टेलिंग यू। तो कहने का मतलब है कि ये जो ग्लास स्किन जो टर्म है ना, ये बेसिकली एक तरह का कोरियन जो है वो ग्लास स्किन, या फिर कोरियन जो मार्केट है ना, आपका ब्यूटी मार्केट है ना, तो वहाँ से ये कॉइंड है और वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, एंड ऑब्वियसली हमें कोरियन स्किन ज़्यादा पसंद है, कोरियन ब्रांड ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर हमारे मार्केट में आया है। तो मुझे लगता है कि ग्लास स्किन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने आंसर में, लास्ट आंसर में ये मेंशन किया कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो कि एक अनदर ट्रेंड है, जहाँ पे ऐसा क्लेम किया जाता है कि 7 स्टेप में आप अपने स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं, ओवरनाइट ग्लोइंग बना सकते हैं, कोलेजन मास्क भी अवेलेबल है। इसके बारे में क्या ये क्लेम्स एक्चुअली में राइट है और दीज आर ऑल फेक वंस? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वास्तव में कोरियन वर्ड्स जो है इतना हमें इन्फ्लुएंस क्यों करता है ना। क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट अफ्रीकन, वाई नॉट यूरोपियंस, है ना। तो क्या होता है कि जो कोरियन स्किन होती है वो जेनेटिकली थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, और इसलिए क्या होता है कि उनकी स्किन में अच्छी लगती है। सेकंड, उनका ये भी कह सकते हैं कि उनका जो स्किन के साथ साथ में जो उनका जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा बेहतर है हमसे। ओके, उनका जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इन जनरल देखने में क्या होता है कि हमें जो कोरियन स्किन काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। ओके, एक तो ये पार्ट हो गया। सेकेंड होता है कि वो लोग डेवलप्ड हैं ऑलरेडी। सो कोरियन काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर क्या कि ब्यूटी मार्केट बहुत बड़ा है। Right. और उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा एक कह सकते हैं कि प्रमोट करना है अपने आप को पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज दे नो दैट हाउ टू प्रमोट देम, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हुए कहीं ना कहीं, दोनों कॉम्बिनेशन होकर आपको परोसी जाती है सामने, ठीक है, जिससे हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ओके, और यहीं से फिर स्टेप्स कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को गेन करना चाहते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं देखा गया 7 स्टेप्स हो गया, जिसके अंदर आपका 10 स्टेप्स हो गया। अगर आप स्टेप्स को ढंग से देखोगे ना, तो सबसे पहले बात करोगे कि क्लिनजिंग के पार्ट करोगे, तो सबसे पहले होता है कि नॉर्मल क्लिंजर, उसके बाद होता है कि सिंडेट बार वाला क्लिंजर होना चाहिए, उसके बाद में एक्सफोलिएशन वाला पार्ट होना चाहिए, उसके बाद में ऑयल क्लिंजिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद में वाटर बेस्ड क्लिंजिंग होना चाहिए। मतलब क्लिंजर के अंदर आपने 5 स्टेप लगा दिए। उसके बाद में मॉइस्चराइजेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजेशन, उसके बाद फिर आप स्किन के प्रोटेक्शन के पार्ट और कर रहे हो। मुझे लगता है कि इन जनरल इनकी नीड नहीं है। जितना ज़्यादा आप स्किन को एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपका स्किन ज़्यादा डैमेज होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि स्किन एक क्लिंजर की बात करें तो हमारी स्किन में एक जेंटल क्लिंजर की नीड होती है। सिंगल क्लिंजर इज सफिशिएंट। एक बार डॉक्टर से बात करें और हम एक बार देख लें कि हमारे स्किन के लिए कौन सा क्लिंजर की नीड है,
उसी तरह सिंगल मॉइस्चराइजर या फिर हाइड्रेशन की नीड होती है हमारे लिए। तो ये जो 7 स्टेप्स और 10 स्टेप्स होते हैं जनरली, मुझे लगता है कि स्किन को ठीक करने की बजाय ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इन पे ज़्यादा बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जितने भी ये ओवरनाइट क्लेम्स वगैरह होते हैं ना कि रातों रात आपकी स्किन इतना अच्छी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। तो अगर ये स्किन केयर अगर मैं मान लूँ, जो बाहर के मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स आजकल ज़्यादा हाइप में भी है और लोगों का ट्रस्ट भी उसमें ज़्यादा बिल्ड होता है कि फॉरेन प्रोडक्ट है मतलब शायद ज़्यादा काम करेगा। तो इंडियन स्किन केयर रूटीन में क्या ऐसे फॉरेन प्रोडक्ट्स मतलब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है एक्सपेंसिव वंस, वो ऐड करना एक्चुअली एक गुड डिसीजन है और इट्स एक्चुअली गोना हार्मफुल फॉर द स्किन? ये शुरू से टेंडेंसी रही हमारी, ठीक है, इंडियंस की, कि हमें बाहर के जो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे दिखते हैं, चाहे वो स्किन प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रोडक्ट हो। और कार्स की बात करें तो कार्स की मुझे अच्छी लगती है, या फिर कोई भी चीज़ अगर हम बात करें, सोफ़ा की बात करें तो हमें अच्छा लगता है। तो ये हल्की सी एक टेंडेंसी है हमारी, है ना। मेरा ये मानना है कि अगर स्किन की बात करें तो कोई प्रोडक्ट या नया केमिकल नहीं होता किसी बाहर के इंडस्ट्री में, है ना। हम जो कोई चीज़ यूज़ करते हैं हमारी स्किन के लिए, तो वो रिसर्च बेस्ड होता है, वो वर्ल्ड वाइड सब जगह सर्कुलेट होता है ना। और उसके बाद में क्या होता है कि स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग, उसके वेदर या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस होते हैं, है ना। तो एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे नियासिनामाइड की बात करें, तो नियासिनामाइड का कंसंट्रेशन और उसका फॉर्मुलेशन कोरियन स्किन के लिए अलग हो सकता है। हमें क्या होता है कि हमारे इंडियन स्किन जो कि थोड़ा टफ स्किन है, वेदर काफ़ी टफ है, तो उस हिसाब से उसका कंसंट्रेशन और उसकी फॉर्मुलेशन चेंज हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सीधा कोरियन प्रोडक्ट हमारी स्किन पे यूज़ कर रहे हो ना, तो इसका मतलब उतना अच्छा नहीं है। ओके, अगर आप सोचते हैं, मैंने देखा काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर मेरा कोरिया काफ़ी विजिट रहता है और सिंगापुर काफ़ी विजिट रहता है, तो मैं वहीं से ले आती हूँ प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि वो ट्रेंड बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी स्किन के हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ना, वो होने चाहिए और उन्हीं को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, कोई अगर कार है जो कि जर्मन कार है, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और हमारी इंडियन जो रोड्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा, है ना, चेंज होता है। सिमिलरली जो इंडियन स्किन के हिसाब से हमारे जो चेंजेस वगैरह होते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर, ये सुनते सुनते मुझे एक अपना ही स्टोरी याद आ गया कि मैंने भी ना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आजकल इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का काम ही है इन्फ्लुएंस करना, बट हम इन्फ्लुएंस्ड हो भी जाते हैं। और वो जो ग्लास स्किन का क्लेम वो करते हैं, वो सोच के कि अरे मेरा स्किन ओवरनाइट एक्ने मार्क्स चला जाएगा, पिगमेंटेशन चले जाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत कुछ ऐसा ऑर्डर किया, उसमें से एक था ऑयल क्लींजर। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरा स्किन कैसा है, इट फील्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये डिसीजन लेना, ऑनलाइन देख के चेक करना, इसमें ये जो एक ऑयल क्लींजर वाला पार्ट है, ये सब स्किन के लिए एक्चुअली अच्छा है? बिकॉज फॉर मी वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो गया था, मतलब अ लॉट ऑफ एक्नेज एंड एवरीथिंग केम आउट ऑफ दिस। तो कहने मतलब है कि आप अपना स्किन अपनी तरह से ठीक करना चाहते हैं, ओके, और आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप ही केयर टेकर बनना चाहते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर का क्या रोल होता है। डॉक्टर का रोल सिर्फ मेडिसिन लिखना नहीं होता है, आप समझिए एक बार, है ना। मेडिसिन लिखना एक प्रिस्क्रिप्शन का और आपके एक कंसल्टेशन का एक पार्ट होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है। उससे पहले हमें ये समझना होता है कि वास्तव में डायग्नोसिस क्या है हमारा, है ना। हमें लगता है कि कौन सा टाइप का स्किन है सबसे पहले, सेकंड है कि उसके बाद में कौन सा कंडीशन है जिसके लिए आप आए हो, कौन सी चीज़ है आपको जो ज़्यादा बॉदर कर रही हो। उसके बाद में आपके स्किन का कंडीशन देखते हुए हम उसका ट्रीटमेंट लिखते हैं। साथ साथ में हम ये भी बताते हैं कि उन मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है। और एक सिंगल मेडिसिन कभी भी ठीक नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना। अगर हम बोलें कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, तो एक सिंगल चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप 2 या 3 का कॉम्बिनेशन लोगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बो विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी, ओके, एज अ टेस्ट। कि उसी तरह से क्या होता है कि एक सिंगल क्लींजर या सिंगल फॉर्मुलेशन विल नॉट गुड फॉर अस। तो देखिए क्या होता है कि आप खुद अपना डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और दूसरा केयर टेकर वाला पार्ट भी अपना रखना चाहते हैं, जो कि आई थिंक बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए मेरा मानना है कि जब आप डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर सिर्फ आपको मेडिसिन नहीं लगता है, और मेडिसिन जो लिखने वाला जो पार्ट होता है सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है एक कंसल्टेशन का, ओके। और इन जनरल कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम स्किन को देखें, समझें, कंडीशन को समझें और कौन कौन से पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो देखें, और उसके बाद में ट्रीटमेंट रखें उसका, है ना। और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से समझें। अगर हम कोई भी चीज़ सिंगल यूज़ करते हैं ना, तो आई थिंक वो ठीक नहीं है, वो हमेशा एक कॉम्बिनेशन में आना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि ये फेस वॉश है, तो उसके साथ में यही मॉइस्चराइजर आपका ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि फेस वॉश कितना ड्राई करने वाला आपका फेस को, राइट, है ना। उसके बाद में इसको कितना हाइड्रेट रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देना है मॉइस्चराइजर, ओके। क्योंकि मॉइस्चराइजर अलग अलग तरह से आता है, एक बिल्कुल लोशन बेस्ड आता है, एक वाटर बेस्ड आता है, एक होता है जो वाटरी क्रीमी बेस्ड आता है थोड़ा सा। सो आई हैव टू चेक योर स्किन एंड आई हैव टू राइट कि आपका स्किन किस तरह का है, और साथ साथ में आपका मैंने ड्राई कितना किया है फेस वॉश से। देन वी आर कमिंग ऑन अदर थिंग्स, ओके। और दूसरी बात है कि इन जनरल अगर आप सर्च करोगे ना, या फिर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे मेरा स्किन तो बिल्कुल ड्राई सा लगता है। ट्रू। और आप क्या करोगे, आप एक ऑयल
क्लिनजर या फिर ऑयल जैसे कि बेस्ट कोई भी अगर आप मॉइस्चराइजर लगाओगे जो भी हम देख वो रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं होगा, है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर आपका स्किन ड्राई फील होता है, लेकिन आपका स्किन का जो करेक्टर बिल्कुल ऑयली होता है। ऐसा कोई मतलब ऑब्वियसली हम हाँ। डॉक्टर्स के पास जाके समझ सकते हैं हमारा स्किन का टाइप क्या है, बट अगर मुझे नॉर्मली कुछ घर पे ही अगर ट्राई करना है नुस्खे या फिर कुछ भी बेस्ड ऑन माय स्किन टाइप, कुछ ऐसा है जिससे मैं समझ सकूं कि मेरा स्किन का टाइप क्या है? हाँ, टाइप आप देख सकते हो इन जनरल। जैसे एग्जांपल आप फेस वॉश करो, एक जेंटल फेस वॉश आपने किया, उसके 30 मिनट्स के बाद में आप देखो एक बार कि आपका स्किन का करेक्टर किस तरह का हो रहा है। Okay. अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा ऑयलीनेस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फेस ऑयली है, और आपको लगता है कि मेरा स्किन तो थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी स्किन थोड़ा ड्राई सा हो रहा है। एक होता है कि अगर आप फेस वॉश करने के बाद में हल्का सा स्किन में रेडनेस ज़्यादा आ रही है, या फिर आपकी स्किन में लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी जैसा फील हो रहा है, इट मीन्स योर स्किन इज सेंसिटिव। ओके, एक उसको बोलता है कॉम्बिनेशन स्किन। उसमें क्या होता है कि जनरली हमारा जो टी जोन होता है वो थोड़ा ज़्यादा ऑयली होता है, और जो लोअर फेस होता है थोड़ा सा ड्राई हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका फेस का जो है वो किस तरह का फेस है, आपकी स्किन की टाइप किस तरह की है। जबकि आपने बोल दिया है कि स्किन केयर ऐसे ऑनलाइन देख के नहीं लेना चाहिए, तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट इज द मिनिमम बेयर मिनिमम एक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए समबडी हु इज इन हिज और हर 30s में बी, मैं नॉर्मल सा एज ग्रुप लेके बात करती हूँ। राइट, सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा स्किन हेल्दी है या नहीं है। ओके, तो हेल्दी कैसे पता चले हमारी स्किन हेल्दी है? तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी स्किन के अंदर इस तरह का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको कोई चीज़ लगाने से प्रिवेंट कर रहा हो, मतलब आपका स्किन ज़्यादा सुपर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि मेरी स्किन जो है वो, मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ, बाहर जाता हूँ तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती मेरी स्किन। ओके, सो आप ये कह सकते हो मेरा स्किन जो है वो स्टेबल स्किन है या फिर मेरा हेल्दी स्किन है। तो इन जनरल हेल्दी स्किन के लिए 2-3 चीज़ों की नीड होती है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज क्लींजिंग पार्ट, जो हमें स्किन को जेंटल क्लीन करना होता है। ओके, तो उसके लिए वी कैन यूज़ अ काइंड ऑफ गुड क्लींजर। ओके, जो कि आपका स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। सिमिलरली वी हैव टू यूज़ अ काइंड ऑफ ए हाइड्रेशन पार्ट, जो कि कहते हैं मॉइस्चराइजर। सो 2 पार्ट आपका, सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा मॉइस्चराइजर। ओके, और इन द डे टाइम यू कैन यूज़ अ काइंड ऑफ ए प्रोटेक्शन पार्ट, जैसे कि आपने सनस्क्रीन यूज़ कर लिया। ओके, और इवनिंग में क्या होता है कि हमारे स्किन में जो भी डैमेज हुआ है, चाहे वो यूवी रेडिएशन से हुआ या फिर किसी अलग वजह से हुआ है, तो इवनिंग में आपने एक रिपेयर के लिए यूज़ कर लिया, जैसे कि ऐसा कुछ रिपेयर सीरम्स भी यूज़ कर लिया, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, यू कैन यूज़ इट, नियासिनामाइड। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, हमारे स्किन के अंदर कोलेजन को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी एज 30 के आसपास है तो रफली मान के चलिए कि 3 या 4 स्टेप्स आपके लिए सफिशिएंट है। सो आपने जैसे स्टेप्स मेंशन किया है, एक मतलब लोग बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग पे भी वो भी इंक्लूड Yes, yes, करते yes. हैं। हाउ गुड एंड हाउ हार्मफुल, लाइक इफ इट इज़ गुड और इफ इट इज़ हार्मफुल फॉर समवन कि वो स्क्रबिंग करे, लाइक यू नो कॉफ़ी स्क्रबर हो गया, या फिर घर पे बनाया हुआ कोई स्क्रब, इस तरीके का करना कितना कितना सेफ है? राइट, सो स्क्रबिंग जनरली क्या होता है कि हम स्किन की जो डेड लेयर है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल मीन्स से हम उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका स्किन सेंसिटिव है और आपका स्किन डैमेज्ड है, मीन्स अनहेल्दी स्किन है, तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, अगर आपकी स्किन पे खूब सारे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, एक्टिव पिंपल्स है, इन्फ्लामेशन है या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो शुड बी अवॉइडेड। ओके, और इन जनरल क्या होता है कि हमारा स्किन है वो 28 डेज से लेके 32 डेज के बीच में हमारा स्किन जेंटल रिमूव होता ही होता है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि स्किन को थोड़ा एक्टिवली रिमूव करके हम स्किन को थोड़ा सा टर्न और बढ़ाए, जो कि अच्छा माना जाता है इन जनरल। ओके, तो वंस इन अ वीक एक आप स्क्रब ले सकते हैं। ओके, मैंने देखा है काफ़ी लोग हैं दिन में 2 या 3 बार लेते हैं, उससे आपका स्किन ज़्यादा डैमेज होने वाला है। उससे क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर जो एक प्रोटेक्शन लेयर होती है या प्रोटेक्शन ये बैरियर होता है स्किन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारा स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और साथ साथ में स्किन में एक कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं वाटर लॉस बोलते हैं, और आपका स्किन कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्जिमेटस स्किन हो जाता है। ठीक है, Okay. हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो अगर आपका स्किन अपेरेंटली हेल्थी है, देन यू कैन प्लान वंस इन अ वीक। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्जिमेटिक स्किन? हाँ, एक्जिमेटस स्किन का मतलब ये होता है कि स्किन के अंदर हल्का सा सेंसिटिविटी वाला पार्ट, एंड क्या होता है कि ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है। ओके, ये ड्राई फील तब होता है जब क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर एक नेचुरली एक ऑयल की लेयर होती है। ओके, उसको बोलते हैं बैरियर, है ना, स्किन बैरियर बोलते हैं। तो एक तो फिजिकल बैरियर होता है, एक उसको बोलते हैं केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर में एक ऑयल का जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो आप बार बार वॉश करते हो या फिर बार बार आप स्किन को डैमेज करते हो, तो वो डिस्टर्ब होने के बाद में स्किन में हल्का सा एक्जिमा होने का या डर्मेटाइटिस होने का चांसेस रहता है। ओके। तो ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए जनरल, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहली बात एक प्रिवेंशन का पार्ट, अच्छे से प्रिवेंट कीजिए अपनी स्किन को, है ना। तो आपके पास में फेस वॉश मॉइस्चराइजर का बैलेंस होना ज़रूरी है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि रोज़ स्किन को अगर इस तरह से हम रिमूव करेंगे वो भी ठीक नहीं है। काफ़ी बार मैंने देखा कि जिनका स्किन ज़्यादा ऑयली होता है, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं मेरे पास में आके कि डॉक्टर मैं 3 या 4 बार मैंने फेस वॉश करता हूँ और देखो मेरा स्किन ठीक है, बट फिर भी मेरे पिंपल नहीं जा रहे, और मेरे स्किन में लगता है कि ज़्यादा रेडनेस हो गया है।
तो एक तो पिंपल ज़्यादा वॉश करने से आपके नहीं जाने वाले, लेकिन अगर आप स्किन को ज़्यादा रिमूव करोगे तो आपका स्किन फर्दर सेंसिटिव हो जाएगा, तो आपने एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और ले ली। तो दो कंडीशंस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अलग अलग हो जाता है। यू नो डॉक्टर, आप बार बार टर्म यूज़ करें हेल्दी स्किन, तो आपके हिसाब से एक हेल्दी स्किन एक्चुअल में होता क्या है, कैसा होता है? अनहेल्दी की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अनहेल्दी स्किन। Right, तो अनहेल्दी स्किन मतलब ये होता है कि आपके स्किन में एक तो कोई भी, जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन का पार्ट हो गया, अगर आपकी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। जिसके अंदर फेस की बात करें तो एक्ने हो सकता है, वो एक पार्ट है इन्फेक्शन का, ठीक है। बॉडी की बात करें तो कुछ जैसे फंगस का पार्ट हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है कि स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। सेंसिटिव मतलब ये होता है कि अगर आपका स्किन का कैरेक्टर कुछ इस तरह का होता है कि आप थोड़ी देर धूप में जाते हैं तो आपका स्किन रेड हो जाता है, या फिर आपका स्किन इतना ड्राई होता है कि वो सेंसिटिविटी आपको बार बार फील होती है, ठीक है। जैसे एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। उसमें जेनेटिकली आपका स्किन ड्राई होता है और आपको लगता है कि डॉक्टर, मैं हमेशा, मुझे लगता है जहाँ फोल्डेड एरिया वहाँ पे स्किन मेरी थोड़ी सी इचिंग करती रहती है और स्किन लगता है कि थोड़ा सा जो है रेडनेस वगैरह होता रहता है, और मेरा हाथ, एक हाथ है कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर ही रहता है, ओके। तो वो उसको बोलते हैं अनहेल्दी स्किन। एक होता है कि आप स्किन का हाइड्रेशन का पार्ट है ना, अगर आपका स्किन में आप जैसे एग्जांपल फेस वॉश ने किया लेकिन आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, या फुल बॉडी हम नहीं लगाते हैं, तो अगर आपका स्किन थोड़ा ड्राई है तो ओब्वियसली कहीं ना कहीं आपका स्किन अनहेल्दी की तरफ जाएगा। तो इनिशियली क्या होगा कि आपको स्किन में हल्का सा ड्राई एक्जिमा होने का चांसेस रहेगा, और अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो फिर वो वेट एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर काइंड ऑफ, आई कैन से, अनहेल्दी स्किन। और एक पार्ट जो कभी कभी भूल जाते हैं वो होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी हमारा हेल्दी बिल्कुल होना ज़रूरी है। स्किन इज अ काइंड ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल बॉडी एक्टिविटी, है ना। अगर आपका बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर मेरा डल स्किन दिखाई दे रहा है, वो भी एक अनहेल्दी पार्ट माना जाता है, ओके। जैसे स्ट्रेस इंड्यूस अगर आपका होता है तो वो स्किन में डलनेस आती है, तो वहाँ पर फिर आपको ग्लो नहीं आ पाएगा स्किन के ऊपर, है ना। सो दीज आर काइंड ऑफ अनहेल्दी स्किन। सो अगर इन चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे तो वी कैन से दिस इज अवर हेल्दी स्किन। स्ट्रेस कैन आल्सो अफेक्ट योर स्किन हेल्थ। बिल्कुल, अगर आपका कोई भी मेंटल और फिजिकल इलनेस रहेगा बॉडी के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट देगा आपको, है ना। इन जनरल जैसे एग्जांपल, अगर हम स्माइल करते हैं, अगर अंदर से स्माइल करते हैं तो वो ऑब्वियसली लगता है ना कि हमारी स्किन में वैसे ग्लो आ जाता है 50%, है ना। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, जैसे अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो डिहाइड्रेशन आपको स्किन पे दिखेगा, आपकी स्किन रिंकल ज़्यादा दिखेगा आपको, तो ओके। उसी तरह से अगर डेफिशिएंसी, अगर हम बात करें कि फेस में या फिर B12 की डेफिशिएंसी है, वी कैन सी काइंड ऑफ चेंजेस अराउंड द माउथ, आपका स्किन फटाफट नज़र आता है आपको, ठीक है। आपके लिप्स फट सकते हैं, आपके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो अगर हम ग्लो स्किन की बात करें या हेल्दी स्किन की बात करें तो हमें हर पार्ट पे अच्छे काम करना जरूरी है। मतलब एकदम ग्लास ग्लोइंग स्किन होना चाहिए। तो डॉक्टर, मेरे लिए पॉसिबल है कि बॉलीवुड टाइप में एकदम स्किन, एकदम ऐसा फ्लॉलेस सा स्किन मुझे भी मिल जाए? क्या ऐसा कुछ टिप्स आप मुझे दे सकते हो? देखिए, फ्लो स्किन की बात करें तो अगेन मैं पहले ये देखना पसंद करूंगा कि आपका स्किन का कैरेक्टर किस तरह का है। अगर लगता है स्किन थोड़ा ऑयली है तो मुझे हल्का सा ड्राई करना पड़ेगा, या हल्का सा ड्राई स्टेज में रखना पड़ेगा, ओके। देन आफ्टर ग्लो की बात करें ना, तो हेल्दी स्किन के ऊपर फिर आपका नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं कि सुपर हेल्दी स्किन, जिसको कह सकते हैं ज़्यादा ग्लोइंग स्किन आपका, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे स्किन के लिए या फिर स्किन को ठीक रखने के लिए या बेहतर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि एक जेंटल पीलिंग ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं हम केमिकल पील या फिर ऑर्गेनिक पील बोलते हैं। वो स्किन को रिमूव करता है, तो एक उससे क्या होता है कि आपके स्किन में जो भी इम्परफेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कि एक्ने मार्क्स हो गया, या फिर जो है वो कुछ पिंपल्स, टाइनी पिंपल्स हो गया, बम्पीनेस हो गया, या फाइन लाइन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाती है एंड यू फील गुड, ओके। अगेन वी कैन यूज़ सर्टेन मेडिकेशंस, ठीक है, जैसे विटामिन C, विटामिन A, जो आपके स्किन को फर्दर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। एक हाइड्रेशन की बात करें तो एक ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रा फेशियल, वो आपके स्किन को फर्दर हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। तो कहने मतलब है कि अगर आपकी हेल्दी स्किन है ना, तो कुछ ट्रीटमेंट लेके या फिर कुछ एक्स्ट्रा केयर करके आपकी स्किन को सुपर हेल्दी बनाया जा सकता है। कर सकते हैं। यू नो, ट्रीटमेंट्स तो है, बट आई थिंक लाखों लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि घर में कुछ ऐसा नुस्खा हम लोग यूज़ कर सके या फिर अप्लाई कर सके जिससे मेरा स्किन, मतलब सबके पास बजट भी नहीं होता है, यू नो, विजिटिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव। तो अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कभी कभी हम लोग एक्ने के लिए गार्लिक को यूज़ कर लेते हैं रात को, या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए टर्मरिक और बेसन का पेस्ट लगा लेते हैं, या फिर जो चावल अभी कोरियन स्किन केयर से ही आया है, बट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चावल का आटा, उससे एक पेस्ट बना के उसको स्किन में लगाने से हमें फील होता है वो माई स्किन इज़ ग्लोइंग। ये सारे नुस्खे एक्चुअली सूटेबल है और दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग हार्मफुल? तो आपके दो क्वेश्चन हैं। एक तो पहले पार्ट है कि कैसे स्किन का केयर करें घर पे। Yes. दूसरा आपने एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछा था कि स्किन ट्रीटमेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं।
Yeah. इसका भी मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर हम बात करें स्किन के केयर की बात करें, ग्लोइंग स्किन की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो हम होम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, उसका पार्ट आता है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आता है आपका लाइफस्टाइल, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो सबसे पहले आपको एक स्किन का केयर वाला पार्ट अच्छा रखना पड़ेगा। ओके, सेकंड आपको ये रखना पड़ेगा कि अगर लगता है कि स्किन में कुछ डैमेज हो रहा है, आपका स्किन अनहेल्दी, तो उसको हेल्दी करवाना पड़ेगा, आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। थर्ड, जैसे जिसको बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वाला पार्ट, एक अच्छी डाइट होना ज़रूरी है। और सेकेंड है कि एक अच्छा जैसे कि रूटीन होना ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि डॉक्टर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और मैं 6 बजे यहाँ तक आती हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो लाइफस्टाइल इस तरह का होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 9 बजे सोना पड़ेगा, तब जाके आप 4 बजे एक अच्छी पूरी नींद ले पाओगे, क्योंकि आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी ना, आप फोम पे या फिर कुछ भी यूज़ करोगे ना, तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। इनफैक्ट डॉक्टर की मेडिसिन भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी आपके लिए। तो जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चे मेरे पास में आते हैं 16 से 25 साल के बीच में कि डॉक्टर मेरे स्किन में पिंपल हो रहे हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँ घर पे, है ना। मेरा मानना है कि पहले आप डाइट को इम्प्रूव कीजिए और थोड़ा सा स्लीप पैटर्न आप रखिए, ठीक है, तो आपके पिंपल काफ़ी हद तक ठीक होने के चांसेस है। अब सेकंड पे पार्ट पे आते हैं कि आपका कि कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जितने भी हम होम रेमेडीज वगैरह यूज़ करते हैं ना, उनका साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, और हो सकता है कि अर्ली स्टेज में वो कुछ इम्पैक्टफुल रहे, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी है। ओके, जैसे कि आपने बोला कि टर्मरिक की बात करें, है ना, तो नो डाउट, ठीक है, टर्मरिक इज़ वन ऑफ द गुड मेडिकेशन, जिसको हम शादी में भी यूज़ करते हैं ना, फुल बॉडी पे लगाते हैं, ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं आपके स्किन पे ग्लोइंग आता है। डेफिनेटली एविडेंस है कि वो आपके पिगमेंट को ठीक करता है, कम करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कितने अमाउंट का पिगमेंट वो ठीक कर सकता है। तो कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज का जो पिगमेंटेशन होता है ना, उसको ठीक करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद में लगता है कि पिगमेंट ज़्यादा हो रहा है, स्किन में डलनेस ज़्यादा आ रही है, तो आपको एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की नीड रहेगी। तो आप ये कर सकते हैं सारी चीज़ें, बट मुझे लगता है कि कहीं लगता है कि ठीक नहीं हो रही है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि गार्लिक यूज़ कर रहे हैं, गार्लिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे इरिटेंट कॉन्टैक्ट dermatitis होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, ऐसे ही जो है काफ़ी चीज़ फेस पे यूज़ करते हैं। आई हैव सीन पीपल दे आर यूजिंग काइंड ऑफ लेमन जूस डायरेक्टली इसे रगड़ने काम करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक एसिड है और ये कोई डैमेज नहीं करता है। वी हैव सीन दैट पीपल हैव काइंड ऑफ मल्टीपल पैचेज एंड पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, और उसके बाद में वो लेके आते हैं कि डॉक्टर मैंने तो सही यूज़ किया था लेमन, बट लेमन का सिलेक्शन ही गलत था आपका, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अर्ली स्टेज में कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा डिले कर देते हैं इन चीज़ों को। हम सोचते हैं कि हमारा जो होम रेमेडीज है वो इम्पैक्टफुल हो सकता है हमारे लिए। ऐसी स्टेज में क्या होता है कि पिंपल एक स्टेज तक बढ़ जाते हैं, और उसके बाद में जब ज़्यादा पिंपल आते हैं और लगता है कि ठीक नहीं हो रहे हैं और इन्फ्लामेशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, विच इज़ आई थिंक नॉट गुड, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, स्किन में स्कार भी बनेंगे, पिगमेंटेशन भी बनेगा। स्टेज 1 में ही डॉक्टर के पास चले जाके उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा बेटर मिल सकता है। तो डॉक्टर, आप जब एक्ने का बात आप कर ही रहे हो, मेरा टॉपिक भी था ये। एक्ने जो है एक एज में नॉर्मल होता है, बट अगर वही एक्ने ज़्यादा हो और एज चले जाने, एक एज के बाद जब नहीं होना चाहिए ज़्यादातर लोगों में, तब जब एक्ने आए तो किस मोमेंट पे मुझे समझ लेना चाहिए दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल, बिकॉज एज वाइज तो एक्ने आता ही है। सो पिंपल्स नॉर्मल है या कॉमन है? यस, वही मेरा भी क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं पूछूं आपसे, मेरे लिए पिंपल्स एक एज तक कॉमन है, मतलब होना चाहिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस उस टाइम पे होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस एज के बाद मुझे इसको एज अ कंसर्न लेना चाहिए, बिकॉज आई एज अ पर्सन मुझे भी एक्ने का इश्यूज है, एंड आई कीप स्ट्रगलिंग कि मैं क्या ऐसा यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे जब दिखता है ना कोई इंसान जिसके पास नहीं है, जिसका स्किन बहुत क्लीन है, तो आई फील इनसिक्योर। वो लुक्स के साथ इनसिक्योरिटीज जब ऐड हो जाता है, तब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा पिंपल से मतलब इज इट ओके टू हैव इट और देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड माय बॉडी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कॉमन क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। होता क्या कि हमारी स्किन में या कुछ कंडीशंस जो बहुत ही कॉमन होती है ना, उसको हम नॉर्मल मान लेते हैं। जैसे कि आपने बताया पिंपल्स, कि पिंपल्स तो इस एरिया में इस एज में 16 से 25 साल बीच में तो 16 से 25 साल के बीच में तो बिल्कुल कॉमन होते हैं, बट कॉमन है पर नॉर्मल नहीं है। ओके, हमारे इंडिया में तो रोज़ मर्डर होते रहते हैं, ये कॉमन है बट नॉर्मल तो नहीं है। हम रिएक्ट नहीं करते हैं उसके अगेंस्ट में कि हाँ रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, जैसे आप भी न्यूज़ पढ़ते हो रोज़, बट इट्स नॉट ए नॉर्मल। तो कहने मतलब एक क्राइम चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, वो कॉमन नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए जो कॉमन हो। तो अगर डिजीज़ की बात करें हम, तो वो भी स्किन के ऊपर एक क्राइम है ना। तो उसको कभी भी आप नॉर्मल मत समझिए, चाहे कॉमन कितना ही क्यों ना हो, ठीक है। ये देखा मैंने पेरेंट्स जो 16 से 25 साल के बीच में, जैसे 18-19 के आसपास में गर्ल्स आती है मेरे पास पे, वो पेरेंट्स साथ में आते हैं,
गर्ल्स आती है किसी दूसरी कंडीशन के लिए, क्योंकि वो पिंपल्स का ट्रीटमेंट उनके फैमिली वाले बोलते हैं ये तो क्या नॉर्मल है, पिंपल तो होते रहते हैं इसके अंदर। जबकि ज़्यादा स्ट्रेस है उस 18-19 साल की लड़की को कि सर मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ कैन यू राइट ए मेडिकेशन फॉर मी ऑल्सो। जबकि लड़की एक्चुअली किसके लिए आई है, पिंपल्स के लिए। लेकिन उसने बोला कि मेरे कुछ एक टॉय पे हल्का सा एक्जिमा हो गया तो आई वांट टू शो द डॉक्टर। तो पेरेंट्स उस टॉय के एक्जिमा के लिए आ जाते हैं, पिंपल्स के लिए नहीं आ पाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ओके, जबकि लड़की धीरे से जाने के बाद सर कैन यू राइट सम मेडिकेशन, मैं पेरेंट्स को थोड़ा बाहर बैठता हूँ, मैं बैठिए, मैं कहा आराम से बात करो कि सर मल्टीपल पिंपल ऑन माई फेस, कैन यू ट्रीट इट, है ना। मैं कहा बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ, है ना। अब आपने बोला कि डॉक्टर कॉमन है, तो कॉमन काफ़ी चीज़ें होती है किसी एक ग्रुप के अंदर। जैसे एग्जांपल 16 से लेकर 25 साल के बीच में मेल एंड फीमेल के अंदर पिंपल ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन क्या होता है कि पिंपल्स आपके 30 के आसपास भी हो सकते हैं, 50 के आसपास भी हो सकते हैं। जो नियोनेटल होते हैं, जो कि बच्चे बिल्कुल आज पैदा हुए हैं, कल उनको पिंपल हो सकता है। अच्छा, एंड व्हाट इज़ द रीज़न? हाँ, तो क्या होता है जैसे एग्जांपल नियोनेटल जो पिंपल्स होते हैं ना, बेसिकली हार्मोन्स जो कि फीमेल्स की जो मदर के हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं उनके, देयर कैन इंड्यूस द पिंपल्स। सिमिलरली क्या होता है कि हमारे पास जैसे आपकी एज 30 के आसपास है तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेडिकल कंडीशन वगैरह होती है, जैसे कि आपका PCOS या फिर PMOS बोलते हैं आजकल, ठीक है, वो कंडीशन हो गया। साथ साथ में स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो गया, फिर आप कैसे केयर करते हैं। आप जैसे न्यूज़ के अंदर है तो आपको थोड़ा बहुत मेकअप लगाना पड़ता है, तो मेकअप ऑल्सो कैन ऑल्सो इंड्यूस द पिंपल्स एंड ऑल, ठीक है। तो पिंपल्स के लिए एक सिंगल कॉज नहीं होता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं और सब पे काम करना होता है। लेकिन एक बात काफ़ी कह सकते हैं कि श्योर है कि वो है कि आपका हार्मोन्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होता है। तो 30 के आसपास आपके हार्मोन इंड्यूस पिंपल ज़्यादा होते हैं, जो कि मोस्टली नीचे वाले एरिया में होते हैं, और ओबियसली बाकी जो फैक्टर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं होते हैं इफेक्टिव। तो डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि हमारा लाइफस्टाइल है जहाँ पे मेकअप यूज़ होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जहाँ पे मेकअप हमें डालना पड़ता है, या फिर प्रोफेशन छोड़िए, ऐसे कोई इनसिक्योरिटीज़ की वजह से भी हम अपने ऊपर थोड़ा मेकअप लगा लेते हैं ताकि वी लुक फ्लॉलेस। मम्मियों का कहना है कि इतना सारा प्रोडक्ट्स लगाओगे तो स्किन ऐसे ही बर्बाद होगा। तो हम ऐसा मतलब यू नो, इफ़ आई एम अप्लाइंग मेकअप इन द मॉर्निंग, तो रात को जाके जब मैं उसको उतारी हूँ, मेरा उस टाइम पे क्या रूटीन होना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे मुझे वो प्रॉब्लम्स ना दिखे मेकअप की वजह से? तो मम्मी हमेशा गलत नहीं होती है, कभी कभी सही भी होती है। हाँ, मैंने देखा काफ़ी बार, जैसे एग्जांपल आपका स्किन ऑयली है, डेंड्रफ हो रहा है, तो मम्मी ज़रूर बोलती है कि आप स्किन पे ऑयल लगाइए। तो मम्मी थोड़ी बहुत कभी कभी गलत हो सकती है, लेकिन सही वाला पार्ट भी होता है कि ऑब्वियसली अगर आप स्किन पे काफ़ी मेकअप लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ओके, हमारी स्किन ब्रीथ करती है, ओके, और साथ साथ में क्या होता है कि अगर हमने स्किन को कुछ ऑक्लूजन दे दिया, स्किन को अगर हमने ऑक्लूड कर दिया है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका स्किन है ना वो डैमेज होने वाला ही है, और साथ साथ में जो है पिंपल्स ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो एक ठीक है मिनिमल कोटिंग आपका होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक प्रोटेक्शन वाला लेयर भी होना चाहिए कि जेंटल आपने हल्का सा मेडिसिन लगा लिया, ठीक है। सो एक मेडिसिन लगा के 5-10 मिनट बाद में लगता है कि स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, देन यू कैन यूज़ ए मेकअप, ताकि पिंपल आपके ज़्यादा नहीं बढ़े। और अगर आपका ऑक्लूजन बहुत ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं पिंपल बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ओके, और पिंपल ज़्यादा बनेगा तो फिर हम क्या करते हैं कि उस ट्रैप में आ जाते हैं, उसको हाइड करने के लिए फर्दर और एक एक्स्ट्रा कोट करते हैं हमारे जो है मेकअप का, तो वो ट्रैप वाले पार्ट से बाहर निकलना चाहिए। पिंपल्स होए जल्दी से आप ठीक करवाइए। और हाँ, अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो स्किन का एक रूटीन होना चाहिए कि एक जनरल क्लींजर आपने यूज़ कर लिया, देन यू कैन यूज़ ए प्रॉपर मेडिकेशन आफ्टर द, लाइक घर जाने के बाद में आप उसको अच्छे से यूज़ करो। सो बिफोर वी कंक्लूड द वीडियो, मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगी, आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड, जबकि मेरे पास अभी भी बहुत क्वेश्चंस है, बट आई कांट फिट इन ऑल द क्वेश्चंस इन दिस वन पॉडकास्ट। बट आपकी तरफ से मेरे मतलब आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ ऐसा मिस आउट कर दिया है, सो द एंटायर थिंग इज टू यू। राइट, तो अब तक पॉडकास्ट पे बने रहने के लिए थैंक यू। और 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, हर दिन हमारे पास में कोई ना कोई ऐसे इंस्टाग्राम रील सामने आएगी और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है। ये मान के चलिए कि जितने भी इन्फ्लुएंस वगैरह होते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं पेड होते हैं पीछे की ओर, ठीक है। तो प्लीज़ उनको बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस अपने नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट कीजिए, ठीक है। डॉक्टर आपका ज़्यादा हेल्प कर पाएगा, आपका कह सकते हैं कि बजट को बैलेंस कर पाएगा, आपको अननेसेसरी मेडिसिन जो है बचाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे डॉक्टर से भी बचिए जो आपको इस तरह से कर करके आपको या फिर डांस करके आपको है कुछ मेडिसिन बताते हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, वो भी पेड प्रमोशंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल भी आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। एक अच्छा डॉक्टर कभी भी आपका एक मार्केटिंग पर्सन नहीं हो सकता, एक अच्छा डॉक्टर आपका एक केयर टेकर हो सकता है, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स, एक डॉक्टर एंड पेशेंट्स जो रिलेशन है स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, और मुझे लगता है कि
चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, नॉट ओनली द इंस्टाग्राम वाला पार्ट, लेकिन जैसे कि फ्रेंड्स जो Yes. बोलते हैं वो भी बात करते हैं, मॉम वाली बात भी हमें माननी पड़ती है, कभी कभी हमें कुछ दूसरे इनपुट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबको एक बार आप कलेक्ट कीजिए और अपने डॉक्टर के पास जाइए, एंड आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो कि अनआंसर्ड थे या फिर लगता है कि वो ठीक नहीं थे, सबको सुधारेगा और आपके लिए अच्छा एक स्किन केयर का पार्ट है वो बनाएगा, ठीक है। वो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने व्यूअर्स को दे दिया है। थैंक यू अगेन डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so अगर much. आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द healthsite.com। सी यू नेक्स्ट टाइम।